हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम न्यूक्लियर पोटेंशियल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूट्रॉन को, और काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ड्यूट्रॉन की जब हम ग्राउंड स्टेट को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है कि ड्यूट्रॉन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देन उसके बाद हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी वो किस तरह से उसकी फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम उसकी पैरिटी और स्पिन को फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसके बाद हमें उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसका पता लगेगा। तो कुछ 3-4 चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है। शेल मॉडल की जो नॉलेज है वो आपकी यहाँ पर होनी जरूरी है। मतलब शेल मॉडल अगर आपको आता है तो पैरिटी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ जो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसके बारे में पकड़ना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, तो जिस तरह से हाइड्रोजन, मैं पहले हेडिंग लगा देता हूं, ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन। तो जिस तरह से हाइड्रोजन जो है वो बाउंड स्टेट होता है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, ठीक उसी तरह से जो ड्यूट्रॉन है वो बाउंड स्टेट होता है किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, like hydrogen is bound state of electron and proton. Similarly neutron is bound state of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये बाउंड स्टेट होता है। बाउंड स्टेट किसकी? न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की। ठीक है, अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक कॉम्बिनेशन ही बन सकता है। प्रोटॉन यानी कि डाई प्रोटॉन, और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है न्यूट्रॉन यानी कि डाई न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है, पर न्यूट्रॉन यानी कि डाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि डाई प्रोटॉन ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट बट न्यूट्रॉन का मतलब डाई न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इसका मतलब क्या हो गया? डाई प्रोटॉन ये स्टेट्स है ना। डाई प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट because these two does not follow the Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle ये दोनों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो क्वांटम स्टेट्स हैं, कोई भी दो जो नंबर हैं जिनकी जो चारों क्वांटम स्टेट सेम है, तो वो दोनों एक सेम एड्रेस के ऊपर नहीं रह सकते। मतलब चारों की चारों क्वांटम स्टेट्स सेम नहीं हो सकती किसी भी एक जगह के ऊपर। 3 सेम हो सकती है, चौथी अलग अलग होगी। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन भी आ रहा है, न्यूट्रॉन भी आ रहा है। तो इनकी जो चारों क्वांटम स्टेट है कौन कौन सी, जिसमें N, L, S, M ये चारों क्वांटम स्टेट इनकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। किसकी? PP की और NN की। तो इसलिए NN और PP जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब डाई न्यूट्रॉन और डाई प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब न्यूक्लियन का जो इंटरेक्शन है ना, जो न्यूक्लियन है 2 न्यूक्लियन, उसके इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए हम क्वार्क मॉडल का यूज करते हैं। क्वार्क मॉडल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो न्यूट्रॉन इंटरेक्शन है उसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। उसके जो इंटरेक्शन है उसके बारे में अभी नहीं पता है, और इसलिए इसके इंटरेक्शन को हम क्वार्क मॉडल के थ्रू पढ़ते हैं। और क्वार्क मॉडल जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स स्ट्रांग होता है। इसलिए जो 2 न्यूक्लियन सिस्टम है, 2 न्यूक्लियन सिस्टम मतलब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो स्टडी हो रही है, डाई जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सिस्टम बन रहा है जिसको हम ड्यूट्रॉन बोल रहे हैं, उसकी स्टडी जो है हम क्वार्क मॉडल के थ्रू कर रहे हैं।
किसके थ्रू कर रहे हैं, क्वार्क मॉडल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो ड्यूट्रॉन है उसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज की हम बात कर ले तो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूट्रॉन। तो सबसे पहले आ जाती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को शॉर्ट में लिखते हैं बी। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है 2.245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमें निकालना हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्या बनेगा 1H2 बनेगा ना, 1H2 बनेगा, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.122 और एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये क्या आ गया, बाइंडिंग एनर्जी आ गया। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी रेडियस। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन वो कितनी है, 1.96 फर्मी, 1.96 फर्मी ये इसकी रेडियस है। अगर बात करें इसके चार्ज की, ड्यूट्रॉन के चार्ज की बात करें तो चार्ज हो गया +E। अगर हम इसकी बात करें किसकी, स्पिन एंड पैरिटी की, तो इसकी जो स्पिन एंड पैरिटी है, स्पिन एंड पैरिटी, तो स्पिन जो होगी एंड पैरिटी, तो स्पिन इसकी जे की वैल्यू होगी 1, और पैरिटी जो इसकी होगी वो इवन पैरिटी होगी। पैरिटी जो होगी इसकी इवन पैरिटी होगी, यानी कि कंबाइंडली इसको कैसे लिखेंगे, 1+, क्या लिखेंगे, 1+। अभी हम बात भी करेंगे कि इसकी पैरिटी और जो स्पिन है वो 1 कैसे आ रहा है। ये कहाँ से निकाले जाता है, शेल मॉडल के थ्रू आती है। ये जो स्पिन और पैरिटी की वैल्यू है ये शेल मॉडल के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आगे हम बात करें इसकी आइसो स्पिन। इसकी जो आइसो स्पिन है कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई 5th नंबर की प्रॉपर्टी। तो इसकी जो आइसो स्पिन है वो क्या होती है, 0 होती है। आइसो स्पिन को अगर आपको ध्यान हो तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं मासिव पार्टिकल्स करके, तो मासिव पार्टिकल्स में m = 2i+1 बनता है, तो वहां से इसकी आइसो स्पिन निकाली जाती है। हालांकि पार्टिकल फिजिक्स में जब जाएंगे तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे। फिर इसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट जो इसका होता है उसकी वैल्यू होती है 0.289 इलेक्ट्रॉन फर्मी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन फर्मी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है उसकी जो यूनिट है वो कैसे लिखते हैं हम, चार्ज इनटू एरिया। भाई चार्ज इनटू एरिया, जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू एरिया, चार्ज इनटू एरिया इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की। तो ये 0.289 इलेक्ट्रॉन फर्मी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज यहां पर नोट करने वाली ये है, इस बात को ध्यान करना कि जो ड्यूट्रॉन की इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट है आप शेल मॉडल से फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। इसकी जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो शेल जो मॉडल है उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे जब हम बढ़ेंगे ड्यूट्रॉन के अंदर तो फिर हम इसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट भी देखेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। 7th नंबर की हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या आता है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट। 7th नंबर पे हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डी की वैल्यू जो है वो लिखी जाती है 0.857 म्यू एन। इससे लिखी जाती है 0.857 म्यू एन, जहां म्यू एन जो होता है वो होता है बोहर न्यूक्लियर मैग्नेटोन। म्यू एन जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन, न्यूक्लियर मैग्नेटोन। ये क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन, ठीक है। उसके बाद निकाली जाती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का अगर आपको ध्यान हो, बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, Δmc²। डेल्टा एम जो होता है वो क्या होता है, मास डेफिसिट होता है। डेल्टा एम जो होता है वो क्या होता है, मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो। अब इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है, जब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके कॉम्बिनेशन से बनता है ड्यूट्रॉन, और इसमें एनर्जी के फॉर्म में कौन निकलते हैं, गामा रेज बाहर निकलती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स है, स्लो न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। और जब स्लो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है तो यहां से बन जाते हैं क्या, ड्यूट्रॉन बनता है, और क्या निकलती है, गामा रेज निकलती है। क्या निकलती है, गामा रेज निकलती है। तो ये इक्वेशन होती है, ठीक है, ये इक्वेशन होती है N+P = D + गामा। तो ये कौन हो गए, पेरेंट, और ये क्या हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई। ये हो गए पेरेंट न्यूक्लियाई और ये क्या हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई। अब इसकी एनर्जी की इक्वेशन को अगर हम लिखें तो इसकी एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, न्यूट्रॉन में सबसे पहले हम बात करें तो इसके एक पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी, तो रेस्ट मास एनर्जी mnc²। फिर प्रोटॉन के लिए हम बात करें तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी एक,
प्लस mp(c²) इसकी एनर्जी, और ये यहां पर ड्यूट्रॉन के लिए तो ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस इसके मास md और इंटू c² प्लस ई गामा। क्या लिख दिया? ई गामा, यानी कि गामा की जो एनर्जी है वो हमने यहां पर लिख दिया। अब न्यूट्रॉन क्या है? स्लो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो फॉर स्लो न्यूट्रॉन, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, इसको यहां लिख लेता हूं। तो फॉर स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन के लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? 0। प्रोटॉन किस में है? रेस्ट में है। प्रोटॉन किस में है? रेस्ट में है। प्रोटॉन रेस्ट में है तो उसकी भी जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, जो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्वेशन देखो तो इनिशियल जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, तो फाइनल में किसके पास है? ड्यूट्रॉन के पास है, तो ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ड्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो आपके पास बचा क्या क्या? आपके पास बचा mnc² प्लस mp(c² इक्वल्स टू ये mdc² और प्लस ये क्या हो गया? ई गामा। तो यहां से ई गामा किसके बराबर हो गया? ये हो गया mn प्लस mp माइनस md, और ये किसके बराबर आ गया? c²। ये क्या हो गया? मास डेफिसिट, है ना। ये वैल्यू किसकी हो गई? डेल्टा m। ये वैल्यू हो गई डेल्टा m और ये c²। तो ये क्या आ गया? इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या निकल गई? इसकी बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई है, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? स्पिन और पैरिटी की। ठीक है, तो स्पिन एंड पैरिटी, स्पिन एंड पैरिटी। तो स्पिन एंड पैरिटी के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? शेल मॉडल का। तो शेल मॉडल का हम यूज करें तो क्या लिखा जाएगा? 1h2। 1h2 का मतलब है एटॉमिक मास कितना आ रहा है? E1 आ रहा है। एटॉमिक मास जो है वो क्या आ रहा है? E1 आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखूं तो प्रोटॉन कितना आएगा इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आएगा वो कितना आएगा? 1, और न्यूट्रॉन भी जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो दोनों ही क्या हो गए? ऑड हो गए। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या हो गए? ऑड हो गए, ऑड। तो इसकी जब हम फिलिंग करेंगे जो शेल मॉडल के अकॉर्डिंग, इसका जो हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या बनेगा? P के लिए क्या बनेगा? P के लिए बनेगा 1s 1/2, और इसके लिए भी क्या बनेगा? 1s 1/2। हमें ये पता है ये वाला जो नंबर है किसको शो करता है? J को शो करता है। तो यहां पर Jp की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/2, और Jn की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1/2। इसी तरह से ये जो है ये किसको शो करता है? L को। तो यहां पर L की वैल्यू, Lp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और Ls की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। Ls की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब बोथ ऑड के लिए हम यूज करते हैं नॉर्देन्स रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं? नॉर्देन्स रूल यूज करें तो हमने क्या लिखा? Jp प्लस Jn, इनका सम किया, इसमें से माइनस कर दिया Lp और Ln को माइनस कर दिया। तो क्या बनेगा यहां पर? ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस ये हो जाएगा 0 प्लस 0, तो हमारे पास कितना आया? 1 आ गया। और हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि जब जो नॉर्दर्न रूल में ये n, इसको बोलते हैं n, तो ये n की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है तो ये वीक रूल होता है। n की वैल्यू जब प्लस माइनस 1 आती है, यानी कि 0 के अलावा कुछ भी आती है, तो ये क्या होता है? वीक रूल होता है। वीक रूल बन गया। तो यहां पर जो टोटल स्पिन है इसकी, स्पिन यानी कि J की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो होगी Jp माइनस Jn से लेकर कहां तक? Jp माइनस Jn प्लस Jn तक। तो कितनी आएगी? 0 to 1, 1/2 माइनस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2। तो क्या लेंगे हम? 1 लेंगे। तो इसकी जो स्पिन है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो पैरिटी जो लिखी जाएगी इस केस में, पैरिटी कैसे लिखी जाती है? -1 पावर Lp प्लस Ln। तो Lp भी कितना है? 0 है, और Ln, ये Ln है, n। Ln की जो वैल्यू है वो भी कितनी है? 0 है। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा -1 पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये Lp प्लस Ln, तो यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया यानी कि पैरिटी क्या हो गई? इवन हो गई। तो पैरिटी कैसी पैरिटी हो गई? इवन पैरिटी हो गई। ठीक है, किस तरह की पैरिटी हो गई? इवन। तो इसकी स्पिन और पैरिटी को कंबाइंडली आप लिखोगे तो कैसे लिखते हैं? J पाई। तो J की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम? 1, और पैरिटी क्या हो गई? इवन। तो इवन पैरिटी को हम प्लस से लिखते हैं, तो 1 प्लस हो गया। तो ये क्या बन गई? इसकी स्पिन एंड पैरिटी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी स्पिन और पैरिटी की वैल्यू आ गई।
क्लियर यहाँ तक? तो स्पिन पैरिटी हमने निकाल लिया। तो अब हमें यहाँ से क्या पता लग गया, एक तो जो इसका जो जे है, जे की वैल्यू पता लग गई कि जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और जे बराबर किसके होता है, एल प्लस एस के होता है। जे किसके बराबर होता है, एल प्लस एस के होता है। तो अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी, एक हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए इसके, और एक हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर किसका, जो स्पेस इन्वर्जन का, पैरिटी का। तो पैरिटी जो होती है, पैरिटी, अब मैं अगर पैरिटी की बात करूं तो पैरिटी बेसिकली क्या होती है, स्पेस इन्वर्जन होती है। स्पेस इन्वर्जन, स्पेस इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब मैं पैरिटी ऑपरेटर को किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर लगा रहा हूं, मान लो कोई फंक्शन है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, मान लो कोई फंक्शन है वो किस में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। तो जब मैं पैरिटी को इसके ऊपर ऑपरेट कराऊंगा तो ये मेरे को क्या रिजल्ट देगा, x माइनस वाई और माइनस जेड, ये रिजल्ट देगा, यानी कि जस्ट रिवर्स कर देगा। भाई x का माइनस x करने का मतलब है क्या, रिवर्स कर देना, यही तो करता है पैरिटी। y का माइनस वाई और z का माइनस जेड, ये बात अलग है कि इसके आंसर इवन भी आ सकते हैं और ऑड भी आ सकते हैं। अगर ये वैल्यू अगेन साई एक्स वाई जेड बन जाएगी तो ये इवन हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू माइनस साई एक्स वाई जेड बनेगी तो वो ऑड हो जाएगा। पर पहली बार में जब इसको पैरिटी ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट कराओगे तो ये क्या बनता है, यहां से स्पेस इन्वर्जन, मतलब कि यहां से ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। यदि मैं इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे लगाऊं, क्यों, क्योंकि जो ड्यूट्रॉन की जब हम स्टडी करेंगे तो यहां पर 3 डायमेंशन में इसको डिस्कस करें तो 3 डायमेंशन में हम इसको क्या लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट, एक होता है आर, एक होता है थीटा और एक होता है फाई। एक होता है आर, एक होता है थीटा और एक होता है फाई। तो जब इसके ऊपर हम पैरिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो पैरिटी ऑपरेटर को जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो यहां से ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी साई स्पेस, और यहां फंक्शन में लिख देता हूं, फंक्शन ने लिखा ना, यहां फंक्शन लिख देता हूं, साई स्पेस साई, और ये क्या हो गया आर, ये हो गया थीटा और ये फाई, आर थीटा फाई। तो इसके ऊपर जब हम पैरिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो पैरिटी ऑपरेटर जो है लगाने से पहले ये जो फंक्शन है ये 2 पार्ट में टूटेगा। 2 पार्ट में क्यों टूटेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने हाइड्रोजन एटम अगर पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम अगर हमने पढ़ा हुआ है तो वहां पर हमने पढ़ा था स्फेरिकल हार्मोनिक्स करके एक चीज होती है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स के साथ हमने देखा था जो ये टोटल वेव फंक्शन होता है 2 पार्ट में टूटता है। एक तो आता है इसका रेडियल पार्ट जिसको लिखते हैं आर एन एल से, और एक आता है इसका स्फेरिकल हार्मोनिक, एक आता है स्फेरिकल हार्मोनिक जिसको लिखते हैं साई एल एम से, और ये किसका फंक्शन होता है, थीटा और फाई का। इसका फंक्शन होता है थीटा और फाई का। तो यहां पर जब हम पैरिटी ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो पैरिटी ऑपरेटर जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। पैरिटी ऑपरेटर जो 2 पार्ट में लगेगा, तो 2 पार्ट में लगने का मतलब है कि एक तो बन गया आर, ये हो गया एल एन, और ये रेडियल पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये स्फेरिकल हार्मोनिक हो गया। ये स्फेरिकल हार्मोनिक होकर क्या हुआ, थीटा और फाई। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा पार्ट कहलाता है, रेडियल, और ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट कहलाता है, स्फेरिकल। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, स्फेरिकल हार्मोनिक। ये वाला पार्ट इसका कौन सा कहलाता है, स्फेरिकल हार्मोनिक। तो अब अगर मैं रेडियल पार्ट के ऊपर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पैरिटी ऑपरेशन का ऑपरेशन कराता हूं, आर थीटा और फाई, तो इसका स्पेस इन्वर्जन किस तरह से होता है, भाई रेडियल कोऑर्डिनेट है उसके अंदर कोई चेंज होता नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशन में आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सेम वैल्यू आएगी। तो रेडियल पार्ट में कोई चेंज होता नहीं। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई माइनस थीटा, और जो फाई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाती है पाई प्लस फाई। अब ये कैसे हुआ वो हम देख लेते हैं। भाई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई माइनस थीटा, और जो फाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, पाई प्लस फाई। अब ये होता कैसे है, जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो इस तरह से आप एक स्फीयर बनाते हैं, इस तरह से स्फीयर बनाते हैं, यहां पर एक प्लेन बनाते हैं आप ऐसा, ये एक्स एक्सिस दिखाते हो आप और ये वाई एक्सिस दिखाते हो, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। जो थीटा है, थीटा वो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनता है, तो मान लो यहां से एंगल बन रहा है थीटा। अब जब हम पैरिटी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इसका क्या करता है, जस्ट रिवर्स करता है। रिवर्स करने का मतलब है मिरर इमेज बनाएगा।
मिरर इमेज बनाने का मतलब ये इसको नीचे घुमा देगा। नीचे घुमाने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज ये 1 है, तो इसका जो 1 डैश बनेगा वो यहाँ बनेगा, ये इसका 1 डैश हो गया। साथ ही साथ जेड एक्सिस इसका ये हो गया। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो अब हमें यहां से एंगल चाहिए होता है, यहां से। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके और यहां तक की वैल्यू पूरी कितनी है, पाई है। तो ये बच कितना गया, ये एंगल कितना बच गया, पाई माइनस थीटा। ये एंगल कितना बच गया, पाई माइनस थीटा। तो जब आपने पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया थीटा पर, तो ये बन गया पाई माइनस थीटा। इसी तरह से जो फाई ऑपरेटर है, फाई एक्स के साथ एंगल बनाता है। फाई जो ऑपरेटर है वो किसके साथ एंगल बनाता है, एक्स के साथ। मैं यहां पर बना देता हूं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और यहां पर ये आ रहा है फाई एंगल। कितना आ रहा है, फाई एंगल। तो इसकी जस्ट रिवर्स इमेज यानी कि इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज यहां हो जाएगी। तो इसकी मिरर इमेज यहां हो गई, तो इस लाइन को पीछे बढ़ाओ। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया पाई, और यहां से ये अगर फाई है तो ये भी कितना हो गया, फाई। तो इसको जब पैरिटी ऑपरेटर से ऑपरेट कराओगे तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस फाई। तो जब पैरिटी ऑपरेटर को हम इस पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है इन्वर्जन में, एक आता है आर, एक आता है पाई माइनस थीटा, और एक आता है पाई प्लस फाई। आर, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई, ये 3 चीजें आती, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाले पार्ट आ गए, है ना। ये मेरे को पता लग गया पाई माइनस थीटा आएगा, पाई प्लस फाई आएगा। अब मैं वापस यहां पर आ रहा हूं। तो जो पैरिटी ऑपरेटर को जब मैं ऑपरेट कराऊंगा तो रेडियल पार्ट में तो कोई चेंज आएगा नहीं है, तो मैंने साफ देख लिया। तो रेडियल पार्ट को मैं अलग हटा के लिख देता हूं। तो रेडियल पार्ट को मैं अलग लिख देता हूं। तो पैरिटी ऑपरेटर को जब हम ऑपरेट करा रहे हैं किसके ऊपर, आर, थीटा और फाई के ऊपर, तो जो रेडियल पार्ट है आर एल एन, उसको तो मैंने अलग लिख दिया आर, और पैरिटी को जो है वो ऑपरेट करा दिया मैंने किसके ऊपर, साई थीटा फाई के ऊपर। पैरिटी को जो ऑपरेट करा दिया वो किसके ऊपर करा दिया, साई एम एन और थीटा फाई। अब ये वाला जो पार्ट है, जो स्फेरिकल हार्मोनिक वाला पार्ट है, ये स्फेरिकल हार्मोनिक वाला पार्ट किस पर डिपेंड करता है, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। मेरा कहने का मतलब है ये जो साई एम एन थीटा फाई है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है पी एन और कॉस थीटा। पी एन कॉस थीटा, ये जो है इसको हम कहते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ये जो चीज आप देख रहे हो इसको हम नाम देते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक है, इसका कौन सा पार्ट डिपेंड कर रहा है लेजेंड्रे पर, थीटा वाला। फाई वाला तो इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो साई एम एन, ये कितना हो गया, ये हो गया पाई माइनस थीटा, है ना। जब पैरिटी लगाओगे तो पाई माइनस थीटा हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है पाई प्लस फाई। हालांकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस पर। तो यहां पर क्या चेंज होगा, यहां पर भी चेंज हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। यहां पर भी क्या चेंज होगा, कॉस पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई पाई माइनस थीटा क्या देगा, माइनस कॉस फाई। तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी पी एन, और यहां से वैल्यू बनेगी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के साथ अगर आपको ध्यान है तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में पी एन एक्स की वैल्यू आती है पी एक्स, और ऑल्टरनेटिवली ये इवन और ऑड वैल्यू देता है। और अगर मैं ऐसा लिखूं पी एन माइनस एक्स, अगर मैं क्या लिख दूं, पी एन माइनस एक्स, पी एन माइनस एक्स, तो ये क्या वैल्यू देता है, -1 पावर एल और पी एक्स, यानी कि माइनस देगा। तो ऑल्टरनेटिवली ये इवन और ऑड देगा। तो वो कंबाइंडली हम उस वैल्यू को पी एक्स को हम क्या लिखते हैं, -1 एल पी एक्स। तो यहां से माइनस बना, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं -1 पावर एल, और ये क्या बन गया, ये बन गया पी एन कॉस थीटा, पी एन कॉस थीटा। और पी एन कॉस थीटा किसके प्रोपोर्शनल था, साई एम एन थीटा फाई। तो यहां से साई एम एन पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई किसके प्रोपोर्शनल आ गया, -1 पावर एल, -1 पावर एल, और ये कितना हो गया, साई एम एन और थीटा फाई, साई एम एन थीटा फाई, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेशन को ऑपरेट कराऊंगा, इसको मैं अब यहां देख रहा हूं यहां पर, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी, तो पी आर थीटा फाई से हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना पी आर थीटा फाई को जब आपने ऑपरेट करा दिया, इसके ऊपर पैरिटी लगा दी, तो आपके पास बन के आया फंक्शन था, यहां फंक्शन भी लगा लो, ये
क्या फंक्शन था, स्पेस फंक्शन था। आर थीटा और फाई के ऊपर जब आपने फंक्शन लगाया तो यहां पर क्या बन के आया था, यहां पर बन के आया था, ये बन के आया था साई, ये बना था आर, और ये क्या बना था थीटा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और ये क्या बना था पाई प्लस फाई, जिसको आपने अलग अलग करके लिख दिया था। एक बन गया था रेडियल पार्ट एल एन आर, और एक बन गया था कौन सा पार्ट, स्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल पार्ट में आपने पाई माइनस थीटा, और ये कितना हो गया पाई प्लस फाई। अभी आपने निकाला कि पाई साई एम एन जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस वन पावर एल, माइनस वन पावर एल और साई एम एन थीटा। तो यहां से हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस वन पावर एल, माइनस वन पावर एल आर एल एन आर, और ये क्या हो जाएगा साई और एम एन, और ये कितना हो जाएगा थीटा और फाई। तो जब हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स के ऊपर पैरिटी ऑपरेशन लगाएंगे, पैरिटी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, है ना। इसको याद कर लेना भाई, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसको वापस से एक बार मैं बता देता हूं, वापस से मैंने क्या किया है इसमें एक बार दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास जब हम पैरिटी करते हैं, पैरिटी निकालते हैं, तो पैरिटी स्पेस इन्वर्जन होता है। यानी कि जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप बात करें, एक्स वाई जेड के ऊपर पैरिटी ऑपरेशन को ऑपरेट कराएं तो ये रिवर्स करता है वैल्यू को, तो माइनस एक्स वाई जेड, है ना, मिरर इमेज बनाता है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पर जब करोगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एटम की बात कर रहे हैं और उसकी 3 डायमेंशन में जो स्टेट होगी स्फेरिकल होगी, इसलिए उसको स्फेरिकल ले रहे हैं। तो उस स्फेरिकल जो फंक्शन है उसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा पहले, तो एक रेडियल पार्ट, क्योंकि रेडियल पार्ट चेंज होगा नहीं, और एक हो गया स्फेरिकल हार्मोनिक जो थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि जब पैरिटी ऑपरेशन लगाया जाता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पर, तो उसमें किस तरह से चेंज आता है। आर की वैल्यू आर रहती है, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है पाई माइनस थीटा से, और फाई की वैल्यू चेंज हो जाती है पाई प्लस फाई से। ठीक है, ये मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे निकाला जाता है। आर की वैल्यू आर, थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा, और फाई की वैल्यू कितने से चेंज हो जाती है, पाई प्लस फाई से चेंज हो जाती है। अब हमने जो आर एन एल और साई एल एम थीटा फाई में जो फंक्शन को तोड़ा है, तो जब पैरिटी ऑपरेशन को इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे, जब पैरिटी फंक्शन को इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे, कहाँ गया एक मिनट, तो पैरिटी फंक्शन को जब हम इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, हमारे पास बन रहा होगा, कहां चला गया, कहां गया, एक मिनट रुको, अभी तो लिखा था यार, हाँ जी। तो पैरिटी ऑपरेशन जब हम कराएंगे इसके ऊपर, तो यहां से ये चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा पाई प्लस फाई। तो उसको लिखने के पहले हम एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि जो साई एम एन है यानी कि जो स्फेरिकल हार्मोनिक है वो डिपेंड करता है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल पर। तो ये पी एन कॉस थीटा जो लिखा हुआ है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है। अब मैंने यहाँ थीटा को चेंज करा पाई माइनस थीटा से, और फाई को चेंज करा पाई प्लस फाई से। अब फाई तो इस पर है ही नहीं, तो फाई से तो ये इंडिपेंडेंट है, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या वैल्यू देगा, माइनस कॉस थीटा। अब लेजेंड्रे जो पॉलिनोमियल है वो ऑल्टरनेटिवली इवन और ऑड वैल्यू देता है, यानी कि जब माइनस एक्स रख के देखोगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा माइनस वन पावर एल पी एक्स, तो ऑल्टरनेटिवली इवन ऑड वैल्यू मिलेगी। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, यानी कि वापस से क्या बन रहा है पी एन कॉस थीटा, और पी एन कॉस थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, साई एम एन थीटा फाई के, यानी कि साई एम एन पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई को आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन पावर एल साई एम एन थीटा फाई। तो यहां पर जो चेंज होगा, यहां पर चेंज करके आप पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई लिखोगे, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह आप लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हो साई एम एन पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन पावर एल आर एल एन आर और साई एम एन थीटा फाई, है ना, ये लिख सकते हो। अब हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैरिटी होगी वो इवन होगी, है ना। तो वी नो दैट पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन की जो पैरिटी है वो क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, तो इवन पैरिटी कब आ सकती है, सो अजीमुथ क्वांटम नंबर, अजीमुथ और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल
उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, इवन होगी, या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी एंड सो ऑन, क्योंकि हमें पैरिटी क्या लानी, इवन लानी। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो ड्यूट्रॉन के केस में उसके जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या क्या होगी, 0 2 4 6 एंड इसके उसमें होगी, इस ऑर्डर में चलेगी, 0 2 4 6 इस तरह से चलेगी। हमें क्या निकालना है, हमें न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट निकालनी है। तो ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, J इक्वल्स टू L प्लस S। तो J की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 1 है। L आपके पास मिल गया, कितना मिल गया, 0 2 4 6। आपको क्या चाहिए, S की वैल्यू चाहिए। तो S कहाँ से निकालोगे, आपके पास J है L है तो वहां से आप S बना सकते हो। तो ग्राउंड स्टेट अगर आपको लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, उसके लिए एक टेबल बना लो। टेबल कैसे बनाओगे, यहां पर लिख लिया आपने S की वैल्यू, यहां पर लिख लिया आपने L की वैल्यू, यहां पर लिख ली J की वैल्यू, और यहां पर लिख ली क्या, मल्टीप्लिसिटी, जिसको आप कैसे लिखोगे, 2s प्लस 1 L और कितना हो जाएगा J, 2s प्लस 1 L और J, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 2s प्लस 1 L J, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये फिक्स है कि J की वैल्यू कितनी है, 1 है, J की वैल्यू कितनी है, 1 है। और L की जो पॉसिबल वैल्यूज है जो आप ले सकते हो वो क्या क्या ले सकते हो, 0 2 4 6 ये वैल्यू आप ले सकते हो। तो बनाओ कौन कौन सी स्टेट पॉसिबल स्टेट है। तो पहली स्टेट J की वैल्यू तो आपको क्या बनानी है, 1 बनानी है। तो J की वैल्यू कैसे बनेगी, J बराबर क्या होता है, L प्लस S। तो J की वैल्यू आपको 1 बनानी है। तो उसके लिए यदि L की वैल्यू को आप 0 रखो, L की वैल्यू को आप कितना रख दो, 0, तो उस केस में S कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि आप L को 0 रखते हो जो कि पॉसिबल स्टेट है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। S की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहां से जो हमारे पास स्टेट बनेगी, ये स्टेट हो गई ना स्टेट, तो स्टेट क्या बनेगी, 2s प्लस 1। 2s प्लस 1 का मतलब वो कितना हो गया, 3। तो यहां कितना आ जाएगा, 3। L 0 है, L 0 है तो L का कितना हो जाएगा, S, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो एक पॉसिबल स्टेट तो ये आ गई। फिर J क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो L की दूसरी वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो। अगर L की वैल्यू आप 2 रखो, L की वैल्यू आप क्या रख दो, 2 रख दो यहाँ पर। तो J की जो वैल्यू है, J की स्टेट, वो कहां से कहां तक जाती है, J जाता है L प्लस S से लेकर कहां से कहां तक, L माइनस S तक। J की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, L प्लस S से लेकर और L माइनस S तक J की वैल्यू जाती है। तो यदि L की वैल्यू आपने 2 डाली और S की वैल्यू 1 डाली, है ना, तो J की वैल्यू क्या बनेगी, एक तो बनेगी 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1, क्या बनेगी, 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 से लेकर कहां तक, 2 माइनस 1। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो 1 2 3। तो 3 पॉसिबल स्टेट बनेगी J की, 3 2 1। तो उनमें से एक पॉसिबल स्टेट ये वाली रहेगी, ये पॉसिबल है क्योंकि J बराबर 1 हमें चाहिए। तो S की वैल्यू 1 रखी यहां पर, तो S की वैल्यू 1 रखी तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 3, और L बराबर 2 कौन सी स्टेट हो गई, D। L बराबर 2 कौन सी स्टेट हो गई, D, और J की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये भी एक पॉसिबल स्टेट है। उसके बाद J1 और कैसे बन सकता है, J1 बन सकता है यदि आप L की वैल्यू को 0 रख दो, L की वैल्यू को आप क्या लो, 1 लो। तो यदि आप L की वैल्यू को 1 लेते हो, 1, मैं यहां लिखता हूं, यदि L की वैल्यू को आपने 1 लिया और S की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 0, तो भी J कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो J कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो यहां से क्या बनेगा, ये 2s प्लस 1, तो यहां से बनेगा 1 P1, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि L की वैल्यू 1 अलाउड नहीं है, L की वैल्यू 1 अलाउड नहीं है। इसी तरह से और भी हम बना सकते हैं, तो पर वो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप L की वैल्यू को ऑड में लेके जाओगे तो ऑड वाली वैल्यूज अलाउड नहीं होंगी। तो जो ग्राउंड स्टेट आएगी ड्यूट्रॉन की वो क्या आएगी, 3s1 एंड 3d1। तो ग्राउंड स्टेट ड्यूट्रॉन की जो आएगी वो मिक्सचर होगा किसका, 3s1 का एंड 3d1 का। सो ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन is mixture of 3s1 and 3d1। तो ये 3s1 और 3d1 का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी, और मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कोई भारी काम है नहीं जो तुम याद ना कर पाओ। इनके जो मैंने बात की, इनके जो इसकी पैरिटी कितनी होती है, इसकी स्पिन कितनी होती है, इसकी आइसो स्पिन कितनी होती है, इसकी ग्राउंड स्टेट कौन कौन सी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं, जो पोटेंशियल होता है इसका और इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।